Good morning. Today is 19th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है ईवीएम से रिलेटेड है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, तो ईवीएम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। इस आर्टिकल में हम इन्हें पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, सरकार ने एफआरबीएम एक्ट पे विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की एन के सिंह की अध्यक्षता में। तो एन के सिंह की कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, तो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रशिया, बीजिंग और पाकिस्तान की एक्सिस किस प्रकार से उभर के आ रही है और इंडिया के लिए किस प्रकार से खतरा साबित हो सकती है। काफी अच्छे पॉइंट्स है, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है टर्की से रिलेटेड आर्टिकल है। सेम पॉइंट्स हैं जो हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था। रेफरेंडम के बारे में कहा गया है किस प्रकार से अब पावर्स जो है अर्धगन और ज़्यादा सेंट्रलाइज करेंगे, वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो काइंड ऑफ कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में, मत पढ़िएगा, वैसे भी प्रीलिम नज़दीक है। यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, इनसे जो भी पॉइंट्स हैं वो राजनीति से रिलेटेड है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, एग्जाम के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है अच्छा आर्टिकल है। सुचित्रा नाम की बच्ची के बारे में है। सुचित्रा ने एक कैंपेन चलाया टॉयलेट्स के यूज के लिए। कर्नाटका की एक घटना है, तो आप अपने आंसर्स में केस स्टडी के तौर पे इस जो ये एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अच्छा रिजल्ट देखने का आया। जो 11 साल की बच्ची थी सुचित्रा, टॉयलेट्स पर जोर देते हुए इसके लिए इन्होंने कैंपेन चलाया और कहा कि जो ये टॉयलेट्स होने चाहिए सभी घरों में, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो डिग्निटी से इसका यूज कर सकें। तो बस केस स्टडी के लिए इसे यूज कर सकते हो, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। यहाँ पे जो आर्टिकल है पुलिट्जर प्राइज के बारे में है। पुलिट्जर प्राइज जो है वो गवर्नमेंट का प्राइज नहीं है, खैर वैसे ये दिया जाता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है। तो दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस आर्टिकल के अंदर में। इनइक्वलिटी के बारे में जिन जर्नलिस्ट ने लिखा है उनको सम्मानित किया जाएगा इस बार। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक राइटर ने लिखा था मुंबई में धारावी स्लम के ऊपर में किस प्रकार से वहां पर गरीबी है और ज़्यादातर जो पैसा चला जाता है वो रेंट देने में ही चला जाता है। और एक ने लिखा है ओहायो के बारे में, ट्रंप क्यों जीत के आया, क्योंकि इंडिया की तरह अमेरिका में भी एक प्रकार से जो इनइक्वालिटी और असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए ट्रंप जीत के आया। तो ये सब है, तो बस कुछ खास नहीं है, डिस्कस करने लायक नहीं है। इसके बाद एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईवीएम से रिलेटेड आर्टिकल है। वही 5 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। तो सबसे पहले तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो ईवीएम के पक्ष में हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखिए ईवीएम बिल्कुल फुल प्रूफ है। सबसे पहले वो तर्क देते हैं कि जो चिप यूज होती है ईवीएम के अंदर में, उन्हें चिप को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। इसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार हो सकती है, इसके बाद में इसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकती। दूसरी तर्क, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन देता है वो ये देता है कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, जैसे हमारे कैलकुलेटर वगैरह होते हैं। ईवीएम को किसी भी एक प्रकार से कंप्यूटर से या फिर नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसमें टैंपरिंग की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। तीसरे नंबर पे ये बात कहते हैं डायनामिक कोडिंग का इस्तेमाल होता है। डायनामिक कोडिंग कैसे, यहाँ पे देखिए, ये हमारी ईवीएम मशीन है, ये कंट्रोल यूनिट है। जब भी हम मान लीजिए वोट देते हैं, कोई हमने बटन दबाया तो एक मैसेज जाता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में और वोट रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये कहते हैं जो सिग्नल जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो किसी भी प्रकार की टेम्परिंग यहाँ पे बीच में नहीं हो सकती। या मान लीजिए कोई अगर यूं कहे कि बीच में जो तार लगी होती है यहाँ पे कोई मैकेनिज्म जोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैसेज जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि दूसरे और भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि प्रोसीजरल रूल्स। अब देखिए बात यूं है कि ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस होने के बाद में जो ईवीएम को स्टोर करके रखा जाता है वो काफ़ी अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है और किसी प्रकार की ब्रीचिंग नहीं हो सकती। और 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने प्रॉपर ढंग से ईवीएम किस प्रकार से ऑपरेट कर रही है उनको चेक करके दिखाया जाता है। 3 लेवल्स पे ये चेकिंग होती है। सबसे पहले तो स्टेट लेवल पे, मान लीजिए यूपी में इलेक्शन है तो यूपी के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाएगा और दिखाया जाएगा ये देखिए ईवीएम ठीक से काम कर रही है। और बाद में क्या है, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, या फिर जिस दिन बूथ होता है इलेक्शन वाले दिन, बूथ के सामने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एजेंट होते हैं उनके सामने भी दिखाया जाता है कि ये देखिए बूथ में ये ईवीएम है और ठीक से काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के तर्क है कि किसी प्रकार की छेड़खानी ईवीएम में नहीं हो सकती, बिल्कुल फुल प्रूफ ये है। उसके बाद में क्या कहते हैं, केस ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये देखिए यहाँ पे देखिए, पहले इनका मैकेनिज्म जान लेते हैं। जो ये वीवीपैट है
इसको हम जोड़ते हैं ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन से इनको जोड़ते हैं। जब भी मान लीजिए हम कोई वोट देते हैं, मान लीजिए ये ईवीएम है और यहाँ पे हमने वोट दिया, दूसरे नंबर पे वोट दिया, कोई पार्टी है मान लीजिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है पेन का निशान, और इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं, रोमन सैनी। तो मान लीजिए इनको हमें वोट दिया, दूसरे नंबर वालों को हमने वोट दिया, तो यहाँ पे ईवीएम के साथ ही ये मशीन भी होगी जो हमें दिख रही होगी। तो यहाँ पे शीशे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी जिसको हमने वोट दिया। नाम आ जाएगा रोमन सैनी का, पेन का चुनाव चिन्ह आ जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा यूपीएससी एस्पायरेंट्स पार्टी। तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जिस पर्सन ने वोट कास्ट किया है उसकी कोई भी डिटेल नहीं आएगी, बस जिसको वोट दिया गया है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। काइंड ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएगी। एक तरफ तो हम दूसरा नंबर का बटन दबा रहे हैं, यहाँ पे बत्ती चल जाएगी, लाइट चल जाएगी, और यहाँ पे शीशे में सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा कि जिसको हमने वोट दिया है वो सही हमारा वोट गया है। तो फिर बाद में क्या करते हैं, बाद में ये जो पर्ची होती है नीचे चली जाती है। तो लास्ट में एक ईवीएम के, एक तो देखिए कंट्रोल यूनिट से काउंटिंग हो जाती है टोटलाइजर से, दूसरा यहाँ पे भी पर्चियाँ गिन लेते हैं जितनी ये पेपर की जो पर्चियाँ हैं, तो उससे डबल वेरिफिकेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी और पर्चियाँ गिन के भी। तो ये वीवीपैट है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने मांग करी है लॉ मिनिस्ट्री से कि आप फंड्स रिलीज कीजिए ताकि हम वीवीपैट का यूज कर सकें लोकसभा की सभी कंस्टिट्यूएंसीज में 2019 तक। अभी कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में इसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए 16 लाख वीवीपैट मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए अर्जेंट फंड चाहिए। कितने चाहिए? 3,174 करोड़। याद मत कीजिएगा, ये बस इस लिखा गया है ये। और अब देखिए आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल कहता है कि देखिए बिल्कुल अननेसेसरी है और इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं कि कुछ ही कंस्टिट्यूएंसीज में वीवीपैट मशीन का यूज कर लिया जाए तो बहुत है और शक की कोई सीमा नहीं है। वे फॉरवर्ड में हालांकि अपना ये स्टैंड चेंज कर लेते हैं आर्टिकल में जो इन्होंने कहा। ये कहते हैं कि देखिए जो जब से ये ईवीएम यूज होने लगी है तब से काफ़ी सहूलियत हो गई है, ना सिर्फ वोटर्स को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। पहले जब बैलेट इस्तेमाल होते तो काफ़ी तरह की बूथ कैप्चरिंग होती थी, घंटों लाइनों में लगना पड़ता था और इलेक्शन के नतीजे आने में भी 3-4 दिन लग जाते थे। तो बैलेट पेपर को यूज करना ये तो एक प्रकार से रिग्रेसिव स्टेप होगा, पीछे जाने वाली बात होगी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो एक ही रास्ता बचता है कि आप वीवीपैट का यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें खर्चा है फिर भी आप यूज कर लीजिए। क्योंकि ना सिर्फ ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के डाउट को दूर करेगा बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज है। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब लोकतंत्र में जनता का विश्वास नहीं होगा तो वो वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। तो इससे जो हमारे डेमोक्रेसी की जो लेजिटिमेसी है वो कम हो जाएगी। तो आप कर लीजिए वीवीपैट का यूज, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। वैसे कुछ इसमें हम बेसिक्स पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से बेसिक्स इसके बनते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल समझने के लिए फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट, और इसमें बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कोई आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कपिल शर्मा की थोड़ी लड़ाई हो गई, अच्छा मतलब इनके साथ कोई बात हो गई सुनील ग्रोवर के साथ में। तो इन्होंने इनके जो शो की टीआरपी है वो कम हो गई। तो इन्होंने क्या सोचा, राजेंद्र नगर में फोटो स्टेट की दुकान लगा लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा साइड बिजनेस है, थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। तो इन्होंने वहाँ पे दुकान लगा ली। तो अब क्या देखिए, इन्होंने दुकान जब इस्टेब्लिश करी तो डे टू डे जो खर्चा है, मान लीजिए 1 साल की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर जो है वो इनका ज़्यादा हो गया। इंटरनेट का खर्चा है मान लीजिए, और बिजली पानी का खर्चा, मशीन का खर्चा, अगर किसी को नौकरी पे रखा उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर जो है वो इनका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए सारा कुछ जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स है वो तो ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो वहाँ पे कोई जा नहीं रहा राजेंद्र नगर में बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए। तो इसलिए क्या होगा, ये फिस्कल डेफिसिट में आ जाएंगे कपिल शर्मा। इनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। तो समझ में आ गया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो रेवेन्यू से तो इस सिचुएशन को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। 1 साल की बात करते हैं हम, लेकिन इसमें बोरोइंग नहीं हम ऐड करते हैं रेवेन्यू में। मान लीजिए अगर बोरोइंग ऐड करेंगे फिर तो अपने भाई से उधार लेके कपिल शर्मा अपने भाई से उधार ले लेंगे और कहेंगे मेरा तो फिस्कल डेफिसिट हुआ ही नहीं, देखो मुझे तो फायदा ज़्यादा हुआ है, इसलिए उधारी नहीं इसमें काउंट करते। तो बात यह है, यही सरकार पे चीज़ ये लागू होती है। जब सरकार का देखिए 1 साल की बात करें, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है रेवेन्यू से, तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब देखिए थोड़ा बहुत अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो ये तो अच्छी बात है, और वो भी तब जब इसे प्रोडक्टिवली यूज किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम, जब अगर इंडिया को ऐसा लगे कि इंडिया अब तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर 2-3% फिस्कल डेफिसिट हो भी गया
मान लीजिए एक्सपेंडिचर 2-3% बढ़ भी गया तो दिक्कत क्या है, ये 2-3% जो जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट है इसे हम यूज कर लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, 4 से 6% हो जाता है या फिर 7% हो जाता है, तो देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरा है, काफ़ी तरह के इसके नुकसान है, और आमतौर पर यही होता है। देखिए हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती हैं, तो वो काफ़ी तरह के सब्सिडीज देती हैं, करप्शन काफ़ी रहता है, जो हमारे पीएसयूज हैं वो ठीक से काम नहीं करते, टैक्स है वो भी काफ़ी कम लोग हमारे देश में देते हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों से जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा कर देती है लेकिन रेवेन्यू कम हो जाता है, तो 4-6-7% तक भी ये कई बार पहुँच जाता है। तो इस चीज़ को विराम देने के लिए ये FRBM एक्ट आया था। यहाँ पे देखिए और नुकसान भी काफ़ी हैं। जो फिजिकल डेफिसिट के नुकसान है, डेट ट्रैप में हम फंस जाते हैं। अब सोच के देखिए, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 7% हमारा फिजिकल डेफिसिट है, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर रहे हैं। अब खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं से तो हम उधारी लेके हमें वो फिजिकल डेफिसिट को कम करना पड़ेगा ना। मतलब खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे, अब आएंगे कहाँ से पैसे, उसके लिए उधारी लेनी पड़ेगी। तो हम बाहर से फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर अंदर से भी ले सकते हैं, वैसे फॉरेन गवर्नमेंट से हम उधारी लेते हैं। तो अब उधारी हम लेते हैं तो उधारी कई बार हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उधारी कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उधारी की इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें फिर से उधारी लेनी पड़ रही है, तो इस चीज़ को कहते हैं डेट ट्रैप। जब इंटरेस्ट रेट चुकाने के लिए फिर से उधार लेना पड़ रहा है तो उस चीज़ को कहते हैं डेट ट्रैप। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो विदेशी गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर में हम डिपेंड हो जाते हैं, जहाँ जिस देश से हमने पैसा उधार लिया उनकी बात हमें थोड़ी बहुत माननी पड़ेगी। क्राउडिंग आउट हो जाता है। क्राउडिंग आउट क्या होता है, ये देखिए, जब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो प्राइवेट कंपनीज के पास में पैसा नहीं बचेगा खर्चा करने के लिए, तो इस चीज़ को कहते हैं क्राउडिंग आउट। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पृथ्वीराज कपूर के टाइम में मान लीजिए कोई गलती की गई है तो उसकी कीमत रणवीर कपूर चुकाएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए उधारी तो बहुत ज़्यादा उस टाइम में ली गई थी, लेकिन अब तक वो उस उधारी को चुका रहे हैं रणवीर कपूर के टाइम में। तो ये बात है, कहने का मतलब है कि आगे आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़ता है पैसा। और 1990 के जो क्राइसिस आए थे, देखिए वो एक प्रकार से इसके ये चीज़ जो थी फिजिकल डेफिसिट थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल था उस क्राइसिस के लिए, और करेंसी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वैसे फिजिकल डेफिसिट को देखिए 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब 2 तरह की चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल डेफिसिट को, कैपिटल और रेवेन्यू। बस आर्टिकल के लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कहें तो देखिए कैपिटल जो चीज़ है, कैपिटल अकाउंट, तो वो वैसे फॉरेन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस चीज़ में आ जाता है, लेकिन ये होता है 1 साल से ज़्यादा तक के लिए होता है। जब बड़े यानी लॉन्ग टर्म एसेट के लिए जब हम कोई भी गवर्नमेंट लोन देती है तो वो सब चीज़ें काउंट होती है कैपिटल में। और रेवेन्यू में शॉर्ट टर्म की चीज़ें, कपिल शर्मा के एग्जांपल से अगर हम समझे तो यूँ है कि जो रेवेन्यू खर्चे में वो आएगा, जो बिजली का बिल, ये पानी का बिल, अगर लेकिन कपिल शर्मा ने मशीन खरीद ली है, पूरी मशीन है, तो उसकी एसेट बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा, तो जो मशीन को खरीदना हो गया वो आएगा कैपिटल में। अब देखिए सर्कमस्टांसिस क्या थी जब FRBM बनाया गया था। 1991 का जो क्राइसिस आए थे, जब हमने LPG रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो देखिए मेजरली जो चीज़ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यूँ कहा गया था कि डिफ़ॉल्ट हम होने वाले थे, यानी इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं बचे थे। फिर आपने सुना होगा, कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोना गिरवी रखा था, तब जाके हमारा देश संभल पाया था। तो लेकिन की ट्रिगर ये कहते हैं कि 1980 में काफ़ी ज़्यादा हमने उधारी उस टाइम पे ले ली थी और फिजिकल डेफिसिट था वो हमारा 10% के आसपास था। ये चीज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से 1991 में हमारे क्राइसिस आए थे। और उसी के बाद में आर्टिकल नंबर 268 के अंदर में FRBM एक्ट बनाया गया। याद रखिएगा एक बात, FRBM जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है, ये है स्टैच्यूटरी एक्ट। लेकिन इस स्टैच्यूटरी एक्ट को बनाने की जो पावर ली गई है वो ली गई है आर्टिकल नंबर 268 से, समझ गए। और जब ये एक्ट बनाया गया था, 2003 में ये आया था, तो ऐसा कहा गया था कि सरकार को, यानी सरकार ठीक से काम करे, क्योंकि देखिए देश की इकोनॉमी है वो सही रहनी चाहिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। तो इसी चीज़ के लिए FRBM एक्ट बनाया गया था ये, ताकि यूँ ना हो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के लिए बिल्कुल जो देश की इकोनॉमी को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, उस चीज़ को रोकने के लिए ये FRBM एक्ट बनाया गया था। तो FRBM एक्ट ने कहा कि कोई भी सरकार हो लेकिन फिजिकल डेफिसिट को 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देगी। तो ये 2003 में आया था। ये FRBM एक्ट की डेफिनेशन है, पार्लियामेंट का एक्ट है। फिनेंशियल डिसिप्लिन होगा, यानी फिजिकल डेफिसिट को एक प्रकार से कंट्रोल में रखा जाएगा और फिनेंशियल क्राइसिस को रोका जाएगा, फिजिकल प्रूडेंस दिखाई जाएगी, प्रूडेंस मतलब समझदारी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, एसेंस हमने अभी डिस्कस किया।
लेकिन देखिए 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो गवर्नमेंट को एक प्रकार से छूट दी गई कि कोई बात नहीं, आप अपना जो फिजिकल डेफिसिट हो जिसको 3% रखना था एफआरबीएम एक्ट के अनुसार में, उसको आप बढ़ा सकते हो। इस प्रकार की बात हुई 2008 के क्राइसिस के बाद में, तो गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट को फॉलो करना छोड़ दिया। 2011 में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने फिर से गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि ठीक है, देखिए अभी तो आपकी जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर चुकी है, क्राइसिस भी 2008 में जो आए थे वो बीती बात हो चुकी है, तो आप एफआरबीएम एक्ट को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो बाद में सरकार ने देखिए, अब जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक एन के सिंह की कमेटी गठित की ताकि वो एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में बनाया गया था उसमें कुछ चेंजेस ला सकें अभी सिचुएशन के हिसाब से। तो अब एन के सिंह ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, काफ़ी तरह की बातें इन्होंने कही हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए अब 2017-18 के लिए जो गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट, यानी इस बजट में गवर्नमेंट ने जो फिजिकल डेफिसिट रखा है वो 3.2% का टारगेट रखा है। तो ये कहते हैं कि देखिए आने वाले जो 2 साल हैं 18-19 और 19-20, तो इन दोनों सालों में जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए, समझ गए? यानी 19-20 तक फिजिकल डेफिसिट को आप 3% तक लेके आ जाओ, और 2023 तक आप फिजिकल डेफिसिट को 2.5% तक लेके आ जाओ, और रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8% ऑफ द जीडीपी तक लेके आ जाओ। एक तो ये बात कही इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है, यानी डेट का मतलब होता है उधारी और जीडीपी आपको पता ही है, तो डेट टू जीडीपी रेशो मान लीजिए जीडीपी है वो है हमारी 100 और उधारी है हमारी 60, तो ये रेशो होगी 60%। तो ये कहते हैं कि देखिए 2023 तक जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 60% तक आ जानी चाहिए। फिलहाल ये 68% है, अगर ज़्यादा हो तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने मेनली कहा कि एक फिस्कल काउंसिल का निर्माण किया जाए जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हों, क्योंकि काफ़ी बार देखिए गवर्नमेंट यूँ कहती है कि सिचुएशन अभी काफ़ी नाजुक है तो हमें छूट दी जाए कि हम एफआरबीएम एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी जो टारगेट्स इस कमेटी ने दिए हैं उनको गवर्नमेंट कहेगी कि हम इन्हें पूरा नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि उस चीज़ को देखने के लिए कमेटी बना दी जाए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की, जो कि देख सकेगी कि वास्तव में क्या ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट एफआरबीएम एक्ट के टारगेट को पूरा नहीं कर सकती। अगर वाकई में ही ऐसी सिचुएशन है तो ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी बताएगी कि कोई बात नहीं, सिचुएशन वास्तव में ऐसी है तो आप एफआरबीएम एक्ट को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए, इसके रूल्स को इंप्लीमेंट मत कीजिए। तो 3 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए गवर्नमेंट चाहती थी कि फिजिकल डेफिसिट को एक रेंज बाउंड किया जाए। गवर्नमेंट कहता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी जो है उनके पास में एक टारगेट रहता है कि जो इन्फ्लेशन होनी चाहिए 2% से लेके 6% तक के बीच में रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि जो ये फिजिकल डेफिसिट की रेंज है वो भी एक रेंज बाउंड होना चाहिए, बजाय इसके कि बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल जीरो फिगर, इस प्रकार की कोई फिगर 3% या फिर 2.5%, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अभी सेम बात जो हमने अभी डिस्कस करी कि 3.2% तो 2017-18 के लिए है फिजिकल डेफिसिट, और आने वाले 2 सालों के लिए 3% का टारगेट गवर्नमेंट को फुलफिल करना होगा। फिर ये कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो भी अच्छे से काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, और ये जब गवर्नमेंट भी इस प्रकार का जो अब फिजिकल एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड अगर चेंजेस को साथ साथ इंप्लीमेंट करेगी तो एक ये चीज़ दिखाएगा कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक प्रकार से कमिटेड है स्टेबिलिटी लाने में मैक्रो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर में। तो इसके अंदर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को डिलीजेंसी दिखानी पड़ेगी। बस यही आर्टिकल है। एक पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो हमने पीछे छूट गया था, 60% इन्होंने कहा था ना, डेट टू जीडीपी रेशो 60% होनी चाहिए। उसके अंदर भी यूँ था कि 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, 20% स्टेट का होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगला जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि देखिए नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, जो शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, इन तीनों के बीच जो रिलेशंस हैं वो आजकल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। यानी तीनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं आजकल, और एक्सिस उभर रही है इन तीनों देशों की, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। सबसे पहले कुछ ये सिचुएशन बताते हैं। कहते हैं कि चाइना की जो प्रेजेंस है साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, तीनों जगह पे बढ़ती जा रही है। कौन कौन से रीजन है यहाँ पे देख लीजिए। ये है हमारा पूरा साउथ एशिया का रीजन, 8 देश इसमें आते हैं, सार्क में जो देश आते हैं। ये है वेस्ट एशिया पूरा, अफगानिस्तान नहीं है इसमें। और ये सेंट्रल एशिया है, जो ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो सारे स्तान वाले देश हैं, ये यूएसएसआर से अलग हुए थे। जो ये सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं ना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाले यहाँ पे जो बड़े देश हैं यूएसएसआर से अलग हुए थे ये। तो आगे क्या है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान की एक्सिस उभर के आ रही है साउदर्न एशिया में, और चाइना और रशिया जो हैं
उनकी रेप्रोचमेंट देखने को मिल रही है, और वो यूएस द्वारा खाली किए गए वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने एक अलायंस बनाया, इस्लामिस्ट मिलिट्री अलायंस, जिसके जो अब चीफ के पद पे एक प्रकार से जो पाकिस्तान के पूर्व में आर्मी जनरल थे रईल शरीफ, उनको इसका चीफ बनाया गया है, जो सऊदी अरबिया ने अलायंस बनाया है इस्लामिस्ट मिलिट्री अलायंस। लेकिन इंडिया कहीं भी पिक्चर में नहीं है। ये पहले कुछ पॉइंट्स बताते हैं, फिर कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इस पूरे रीजन में, इंडिया कहीं भी पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है। इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है। फिर बाद में कहते हैं कि देखिए, चाइना और पाकिस्तान और रशिया जिनकी एक्सिस देखने को मिल रही है, तो पहले तो कभी दोस्त रहे ही नहीं, बस सिर्फ एक चाइना और पाकिस्तान थे, वो दोस्त हैं 1960 से, जब वार हुआ था चाइना और इंडिया का। तब से चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो काफ़ी एक प्रकार से घनिष्ठ है, और आपस में कई तरह की बातें ये करते हैं। कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है। चाइना और सोवियत यूनियन, इनकी भी कभी दोस्ती नहीं रही। चाइना और जो सोवियत यूनियन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैप में देखिए, शुरू में जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था तो एक पार्टी थी केएमटी चली गई थी ताइवान के अंदर में, और मेन लैंड में रह गई थी चाइना के अंदर में माओ की पार्टी। तो शुरू में तो चाइना ने जो केएमटी को एक प्रकार से असली चाइना माना, और जो मेन लैंड में चाइना था यूएस ने उनको मानने से इनकार कर दिया। तो उस टाइम पे आपको याद होगा कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएस का। तो काइंड ऑफ मेनलैंड चाइना में, जो ये मेन लैंड में जो चाइना था, उसकी वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी शुरू में, लेकिन बाद में 1965 के आसपास में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए, और थोड़े क्लैशेस भी हुए थे वहाँ पे साइबेरियन बॉर्डर के आसपास इनके, चाइना के और यूएसएसआर के। तो तब से उनकी दोस्ती अच्छी नहीं थी। और इवन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ 1990 में, तब भी चाइना और रशिया के रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन अब पिछले 3-4 सालों में एकदम से यूएस के खिलाफ इन दोनों की एक्सिस बन के उभर के आ रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। यहाँ पे देखिए। और अगर बात की जाए पाकिस्तान और रशिया, तो देखिए हमेशा से इनकी कभी बनी ही नहीं, क्योंकि देखिए रशिया था, उसने हमेशा, यानी यूएसएसआर ने इंडिया का साथ दिया, और कोल्ड वार में अपोजिट साइड्स थे हमेशा। जो इवन मिसाल दी जाती है, यूएसएसआर और इंडिया की दोस्ती थी 1971 में, एक प्रकार से जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें यूएसएसआर ने इंडिया का साथ भी दिया था। तो कुछ भी रिलेशन नहीं रहे पूर्व में पाकिस्तान और रशिया के, लेकिन अब इनकी भी दोस्ती बढ़ रही है। तो इन तीनों की एक्सिस उभर के आ रही है, और इंडिया के लिए खतरा है। जो मेन फोकस है इन तीनों का वो है एक अफगानिस्तान में किस प्रकार से शांति लाई जाए यहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग मॉस्को में मीटिंग हुई थी 2016 में, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान को लेजिटिमेसी दी गई थी, जो भी इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और तालिबान के साथ में इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी। उसके बाद में कहते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया के लिए। अब देखिए, ना सिर्फ इससे यूएस की पावर डिमिनिश हो रही है इस पूरे रीजन से, बल्कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को भी कंस्ट्रेन करता है ये जो तीनों देशों की एक्सिस है। और चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं, काफ़ी तरह की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इनके बीच में, और जो रशिया है वो एडवांस वेपन भी बेच रहा है चाइना को, जो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बीजिंग पहले तो देखिए ये कहते हैं रिलेक्टेंट पार्टनर रहा था, और कुछ भी खास इंटरेस्ट रहता नहीं था इन सब चीज़ों में, लेकिन अब वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट के बाद में चाइना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है, क्योंकि देखिए इस पूरे रीजन में जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए चाइना काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा है। और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी, एक प्रकार से टेररिज्म के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए चाइना को लगता है कि अब जिस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कम से कम एक प्रकार से शांति आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाइना अब इंटरेस्ट दिखाने लगा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी देशों के साथ में अपने संबंधों को बढ़ाने लगा है। चाइना, देखिए वेस्ट एशिया की बात करते हैं पहले। चाइना किस प्रकार से वेस्ट एशिया के देशों के साथ में अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं। और सीरिया की ये बात करते हैं। सीरिया के मुद्दे पर वीटो किया चाइना और रशिया दोनों ने, और यूएन से रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया सीरिया के खिलाफ में। बाद में ये कहते हैं कि अब ये नेगोशिएट भी करवा रहे हैं सीरिया के डिफरेंट फैक्शंस के बीच में, ताकि वहाँ पे शांति लाई जा सके। और बीजिंग इसके बाद में जो इनके जो दूसरे देश हैं एडवर्सरीज, इवन वो देश जो यूएस के अलाइज हैं, उनके साथ में भी संबंध बना रहा है, जैसे इजराइल, सऊदी अरेबिया, इवन ईरान के साथ में भी वो अपने संबंध मजबूत बनाने में लगा हुआ है। और न्यू दिल्ली की बात की जाए तो देखिए, ईरान और यूएस की लड़ाई थी, लेकिन ईरान और यूएस की लड़ाई में यूएस ने हमको प्रेशराइज किया कि आप ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान से तेल मत इंपोर्ट कीजिए, और हमने यूएस के प्रेशर को मान लिया था, और हम दब गए थे उस टाइम पे, और हमने ईरान के साथ अपने रिलेशंस थे वो थोड़े एक प्रकार से डाउनग्रेड कर दिए थे। लेकिन चाइना ने यूएस की बात को नहीं माना, और इसलिए ईरान को लगता है कि चाइना जो है वो एक रिलायबल पार्टनर है, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है।
चाइना, अगर देखिए साउथ एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, सारे जो देश हैं, छोटे देश हैं, इंडिया के जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, वो तो चाहते हैं, चाइना का साथ चाहते हैं, क्योंकि चाइना की जेबें जो हैं वो पैसों से भरी हुई हैं। उनको लगता है कि अगर चाइना के साथ में दोस्ती रहेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सकता है, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बांग्लादेश जैसे कंट्रीज जो इंडिया के अभी काफ़ी, जिसके साथ में हमारी दोस्ती काफ़ी बड़ी है, वो भी वन बेल्ट वन रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उत्सुकता दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इवन मई में जो मीटिंग होगी वहाँ पे ये साइन अप भी करेंगे बांग्लादेश के बारे में, ऐसा कहा जा रहा है। और चाइना का जो इंटरेस्ट है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ना सिर्फ टेररिज्म को लेकर या फिर अपने देश की सुरक्षा को लेकर है, और बल्कि वन रोड वन बेल्ट के वहाँ पे इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर भी चाइना का इंटरेस्ट है। अब रशिया के यू टर्न्स देख लीजिए। रशिया की दोस्ती पहले सिर्फ इंडिया के साथ में थी, लेकिन अब यू टर्न देखने को मिल रहा है। अब जो रशिया पहले पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचता था, वो रशिया आज पाकिस्तान के साथ में एक प्रकार से मिलिट्री की एक्सरसाइज भी करता है, हथियार भी बेचता है, और वो सारे काम करता है जो नहीं करने चाहिए, जो पहले वो नहीं करता था। और इवन अगर मान लीजिए देखिए, वन बेल्ट वन रोड अगर ज्वाइन करता है रशिया, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड की एक आम तो पाक कंट्रोल्ड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, वहां से होकर जा रही है। तो रशिया का वन बेल्ट वन रोड ज्वाइन करना एक प्रकार से इनडायरेक्टली लेजिटिमाइज करता है कि कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान का पार्ट है, तो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ये। और इवन रशिया के एनवॉय के रिमार्क्स हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि अमृतसर में हुई थी, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था कि सिर्फ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है साउथ एशिया के अंदर में जो टेररिज्म फैल रहा है। और इंडिया ने हमेशा से यह स्टैंड लिया, और रशिया ने पहले इसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन अब रशिया इसको मानने से इनकार कर रहा है, यानी पाकिस्तान को नाराज नहीं कर रहा है अब रशिया। पाकिस्तान पिवट देख लो, पाकिस्तान की भी पिवट होने लगी आजकल। ये कहते हैं देखिए, पाकिस्तान जो है वो लिंचपिन है इस पूरे साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स का। लिंचपिन कैसे है? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान में जब तक कन्फ्लिक्ट रहेगा ना, सबको पता है कि अफगानिस्तान में कन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए पाकिस्तान का साथ लेना जरूरी है। और इसीलिए जो चाइना और रशिया हैं वो भी अपने इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अब वो दिन नहीं है कि जब इस्लामाबाद बिल्कुल यूएसए की बात मानता था। अब जो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान जो है, उनके रिलेशंस मॉस्को और बीजिंग के साथ भी काफ़ी मजबूत है, इसलिए यूएस के प्रेशर को अब उतना ज़्यादा नहीं मानता इस्लामाबाद। बस यही है, ये दो देश हैं मॉस्को और बीजिंग, एक प्रकार से पाकिस्तान को प्रेशराइज भी नहीं करते कि अपनी धरती से टेररिस्ट ग्रुप्स को हटाए, जिस प्रकार से यूएस प्रेशराइज करता था। तो काइंड ऑफ जिस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जो आइसोलेट करना चाहता था पाकिस्तान को, वो आइसोलेट नहीं हो रहा है। बाद में कहते हैं कि देखिए, नई दिल्ली की जो अप्रोच है वो अप्रोच फेल हो रही है। सार्क की अगर बात करें तो सार्क जो है वो फेल हो रहा है, नेबरहुड पॉलिसी हमारी वो फेल हो रही है, और सार्क को हमने एक प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, स्टॉल कर दिया। सार्क के समिट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे कहने पर जो बाकी देश थे उन्होंने भी अपने पार्टिसिपेशन को वापस ले लिया, लेकिन उसके बदले में हमने कोई दूसरा ग्रुप या फिर दूसरा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से सपोर्ट नहीं किया है, लाइमलाइट में उसको नहीं लाया है। हमारी अप्रोच अभी भी यूनिलेटरिज्म क्या होता है? यूनिलेटरिज्म ये होता है कि देखिए, एक ही पक्ष जब डिसीजंस ले उसी की चले, वो अप्रोच हमारी ज़्यादा रहती है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में जब हम रिलेशंस कंडक्ट करते हैं। जबकि ये कहते हैं बायलैटरलिज्म होना चाहिए, और उनकी भी हमें माननी चाहिए, और आपस में आदान प्रदान होना चाहिए चीज़ों का, और बायलैटरलिज्म की जरूरत आज सबसे ज़्यादा है। फिर बात आती है कि देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो रिएक्टिव रहती है। रिएक्टिव कैसे? जब कोई चीज़ हो जाती है तब हम रिएक्ट करते हैं, ये होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होती है कोई चीज़ होने से पहले ही हम तैयार हैं उस चीज़ को निपटने के लिए, ये होता है प्रोएक्टिव। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन पॉलिसी के वो फेल हो रहे हैं। ये एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि देखिए, चाइना के साथ पूरे रिलेशंस, हम बार बार ये मुद्दा उठाते हैं मसूद अजहर का। ये कहते हैं कि ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाइना जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हम रिलेशंस खराब कर रहे हैं एक मसूद अजहर के कारण, यानी जो आतंकवादी है उसके कारण हम अपने इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। बाद में लास्ट में वे फॉरवर्ड में वन बेल्ट वन रोड की बात करते हैं, सेम बात कि ये कहते हैं कि देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया के कश्मीर रीजन से जा रहा है, जो इंडिया का पार्ट है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमें हमारे अपने कुछ कंसर्न्स हैं वो चाइना के सामने दर्ज करवाने चाहिए, और कोई सोल्यूशन लेके आना चाहिए। फ्यूचर में काफ़ी सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे इस वन बेल्ट वन रोड से, और बहुत सारी लिंकेजेस इस्टाब्लिश होंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इंडिया अगर इसको ज्वाइन नहीं करेगा तो काफ़ी सालों बाद इंडिया को रियलाइज़ हो जाएगा और इंडिया आइसोलेट हो जाएगा इस पूरे रीजन से। तो ये इंडिया के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए, हमारी अभी फिलहाल एबिलिटी नहीं है कि चाइना या पाकिस्तान को छोड़ के हम इस पूरे रीजन के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकें, और कुछ साल बाद हम आइसोलेट हो जाएंगे। तो लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि
अंदर अंदर सोचने की और अंदर अंदर देखने की बजाय हमारी पॉलिटिकल क्लास को और न्यू दिल्ली को एक बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश करनी चाहिए और वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का है और ये आर्टिकल कहता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट को उन वैकेंसीज को फुलफिल करने की कोशिश करना चाहिए, फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोर सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, पुलिस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, जुडिशरी, इन सब में जो स्टाफ है वो 20% से लेकर 50% कम है सैंक्शन स्ट्रेंथ से, यानी जो कम से कम 20% से लेकर 50% वैकेंसीज हैं। और ये काफ़ी एक प्रकार से अजीब बात है हमारे जैसे देश के लिए जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स घट रही हैं। 31% जो लोग हैं वो 21 से 44 साल के बीच में आते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी कम है। फिर ये कहते हैं कि देखिए वैकेंसीज को फिल करना चाहिए और लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी और सिस्टमेटिक चेंजेस और इनोवेटिव चीज़ें लाने की आवश्यकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं ये काफ़ी सारे, ये कहते हैं कि देखिए जो ये स्कूल टीचर्स या फिर डॉक्टर्स होते हैं ये आमतौर पे अपने घर के आसपास या फिर शहरों में पोस्टिंग चाहते हैं और जिससे काफ़ी नुकसान होते हैं। रूरल एरियाज़ में कोई जॉब नहीं करना चाहता तो और जबकि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ओवर स्टाफिंग हो जाती है और इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स से लॉबिंग की जाती है कि हमें जो पोस्टिंग मिले टीचर्स को या फिर डॉक्टर्स को वो एक प्रकार से अर्बन एरियाज़ में मिले, तो इससे क्या है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो हायरिंग होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए स्कूल्स में, मेडिकल सेंटर्स के लिए और पुलिस के लिए खासकर, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइज अगर लोकल जो पर्सन्स हैं वो जॉब करेंगे वहाँ पे तो एक प्रकार से उनको लोकल प्रॉब्लम्स की ज़्यादा पता होता है और उनको समस्याओं का ज़्यादा पता होता है और अकाउंटेबिलिटी उनकी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा अच्छे से वो डिलीवर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद ये कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो भी एक समस्या है। तो ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, दो ऑप्शन ये कहते हैं, एक या तो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो बढ़िया ढंग से या फिर आप इंसेंटिवाइज करो जॉब के दौरान में अगर कोई एम्प्लॉय फर्दर एजुकेशन लेता है तो आप उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी से एक प्रकार से रूबरू हों और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। वे फॉरवर्ड में ये बात कहती है कि देखिए हर एक सेक्टर के लिए एक सोल्यूशन नहीं है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग सोल्यूशंस हैं और बात जो एसेंस निकलता है वो यही निकलता है कि जिस सेक्टर के लिए जो भी सोल्यूशन सबसे बेस्ट हो उसी को गवर्नमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो भी सोल्यूशन हो वो ट्रांसपेरेंट हो, वो रूल बेस्ड हो और वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। इस प्रकार से ये सारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।